डियर फ्रेंड्स, आज हम एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो समय सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डेटाबेस की तरह ही है। यह हमारा डाटा स्टोर करती है, पर बहुत ही एफिशिएंट वे से और बहुत ही हम कहीं सिक्योर वे से। तो आज हम इसको समझेंगे। तो समझने से पहले सबसे बारे में मैं अपने बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है गौरव महाजन। मैं 21 ईयर्स से सॉफ्टवेयर लाइन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं और उसमें काम किया है। तो मैंने पहला जो काम किया था वो उस समय DBase 3 था और फॉक्स प्रो था। उसके बाद विजुअल बेसिक, C++, .NET और डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और प्रॉपर वेब डेवलपमेंट पे काम किया, APIs पे काम किया और क्लाउड कंप्यूटिंग तक मैं अभी तक काम किया। और अब मैं देख रहा हूँ सबसे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है ब्लॉकचेन। तो इसलिए मैंने उसको पहले अंडरस्टैंड किया और फिर उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाने की सोची। इसके साथ साथ मुझे हॉबीज़ हैं लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करना, लोगों को पढ़ाना, टेक्निकली सारे एस्पेक्ट्स पढ़ाने, और साथ ही मेरी हॉबीज़ हैं कुछ अलग अलग चीज़ें सीखनी, जैसे एनर्जी हीलिंग, रेकी, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और इससे मैं काफ़ी लोगों को मीन्स कि मैं यहाँ पे हील भी कर चुका हूँ। तो ये एज ए हॉबी है ये मेरा, पर मेरा जो मेन जो फोकस वर्क है वो मेरा टेक्निकली है। तो आज मैंने अच्छे से पढ़ा ब्लॉकचेन होता क्या, ये किस वे से वर्क करता है, तो मैंने अब उसके ऊपर वीडियो बनाने की यहाँ पे सोची, ताकि मैं हर एक को एक आसान सी भाषा में, कॉमन मैन की लैंग्वेज में बता सकूँ आखिर ब्लॉकचेन है क्या। अब हम देखते हैं ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन सिंपल एक लेजर है। लेजर क्या होता है कि उसमें हम अपनी पूरी अकाउंटिंग की एंट्री डाल देते हैं कि जैसे मेरे नाम का खाता है, तो मेरे नाम के खाते में कितना रुपया कहाँ से आया है, कितना रुपया मैंने किसको दिया, एक एक ट्रांजैक्शन की वहाँ पे एंट्री होती जा रही है। एक पेज खत्म हुआ, अगले पेज पे एंट्रीज चली गई, फिर अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड होती है। तो लेजर में हम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, एक पेज की एंट्री दूसरे पेज, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथा। इसी तरीके से अगर मुझे ये एंट्री डिजिटली करनी है, कंप्यूटर के अंदर करनी है डिजिटली, तो मैं वहाँ पे पेज तो होंगे नहीं, तो वहाँ पे होते हैं ब्लॉक्स। तो मैंने कुछ एंट्रीज, एक ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में हो गई, फिर मेरा ब्लॉक में एक पेज खत्म हो गया, मेरा ब्लॉक खत्म हो गया, फिर अगली एंट्री अगले ब्लॉक में, उसकी अगली एंट्री अगले ब्लॉक में। जब मेरे एक खाते की एंट्री मैं अगले ब्लॉक में डालूंगा तो मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो कैरी फॉरवर्ड से होगा क्या, मैंने एक यहाँ पे हम टेक्निकली बोलते हैं एक पॉइंटर लगा दिया। मैंने नेक्स्ट पॉइंटर लगा दिया, एक ब्लॉक खत्म हुआ, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नेक्स्ट होगा, वहाँ पे एक पॉइंटर लगा होगा कि पीछे ये वाले ब्लॉक से आया डाटा। तो इस तरीके से नेक्स्ट और बैकवर्ड पॉइंटर चलते चलते मेरी पूरी की पूरी ब्लॉक्स की यहाँ पे चेन बन जाती है। तो ब्लॉकचेन क्या है, एक डिजिटली लेजर है, और लेजर में जैसे कॉपी होती है, कॉपी में पेजेस होते हैं, यहाँ पे ब्लॉक्स होते हैं। बस इतना ही यहाँ पे डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे है कि ये जो है डाटा जो भी एक ब्लॉक में स्टोर हो गया है वो अनचेंजेबल है। ये ब्लॉकचेन का सबसे कोर फीचर है। मैंने एक बार डाटा लिख दिया, वो पत्थर पे लकीर है, आप उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो इट इज टोटली अनचेंजेबल डाटा। तो अनचेंजेबल होने की वजह से क्या है कि ये सिक्योर है। अब मैं बात करूं कि कॉमन ट्रांजैक्शंस की, जो इस समय सिनेरियो चल रहा है, मैंने एक डाटाबेस में डाटा डाल दिया, अकाउंटिंग का डाटा डाल दिया, मैंने देखा ओ यार ये एंट्री से मेरा थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, डाटाबेस में जाके एक अपडेट की कमांड चला दी, पुरानी एंट्री चेंज कर दी। तो ये पॉसिबल है। तो इससे क्या होगा कि इससे डाटा के साथ हम खेल भी सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके फेसबुक अकाउंट्स हैक हो गए, आपका सरकारी डॉक्यूमेंट्स में हमारा पर्सनल डाटा हैक हो गया, वो इसी वजह से हैक हो गया, चेंज हो गया। अगर चेंज हो गया डाटा, इट मीन्स कि मेरा पड़ा हुआ डाटा चेंजेबल था, तभी चेंज हुआ। पर अगर मेरा कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा जो ऑलरेडी डाटा पड़ा, उसको किसी भी तरीके से आप चेंज नहीं कर सकते, तो दैट इज़ ब्लॉकचेन। आपको चेंज करने के लिए एक नई ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी और उसमें बताना पड़ेगा पुरानी ये वैल्यू है, ये नई वैल्यू इस डेट को हुई है और इसका क्या रीज़न है।
तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है कि मैं एग्जिस्टिंग डाटा कभी भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पे सबसे बड़ा फीचर इसका है डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच का मीनिंग ये है कि कोई एक सेंटर पॉइंट नहीं है, जैसे कि बैंकों में एक सेंटर पॉइंट होता है। अगर वो सेंटर का सर्वर बंद हो गया, आप किसी भी बैंक में चले जाओ, कहेंगे भाई हमारा सर्वर डाउन है, आपका काम नहीं हो सकता है। उसी तरीके से फेसबुक का या गूगल का जो एक सेंटर सर्वर जहाँ से हमें डाटा आता है वो ही डाउन हो गया तो कोई भी कुछ भी नहीं चलेगा। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच का मीनिंग ये है कि जितने यूजर वर्क कर रहे हैं हर एक के पास लेटेस्ट डाटा पड़ा हुआ है, और एक डाउन हो गया कोई चक्कर नहीं, सबके पास सब कुछ अपडेटेड पड़ा हुआ है। ए डाउन हो गया, बी से मैं डाटा ले लूंगा, बी डाउन हो गया तो सी के पास पूरा डाटा पड़ा है। और ये इस तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है कि हर एक के पास डाटा अपडेटेड है। ये अपडेट करेगा, चेंज कर रहा है डाटा, सी चेंज कर रहा है, डी चेंज कर रहा है, सबके पास पूरा अपडेटेड करंट डाटा, जो डाटा सेव होता जाएगा सबके पास सारा का सारा डाटा अवेलेबल है, वो भी करंट डाटा अवेलेबल है। तो ये इसकी बहुत बड़ी यहाँ पे एडवांटेज है। इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। अब हम इसकी वर्किंग थोड़ी और डिटेल में समझते हैं। ऊपर वाली डायग्राम जो हमारी थी वो एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। एक यूज़र का लैपटॉप देखिए, यूज़र के लैपटॉप में मैंने लिखा google.com। google.com की एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई, गूगल के सर्वर पे गया, और गूगल का देखो जो सेंटर में सर्वर क्यूब की फॉर्म में है और ब्लू कलर से यहाँ पे है, तो वो सर्वर में मल्टीपल सर्विसेज हो रही हैं। सर्च इंजन चल रहा है, गूगल की एड्स चल रही हैं, गूगल के मैप्स चल रहे हैं, और गूगल की बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे चल रही हैं। तो अगर जो सेंटर पॉइंट वाला सर्वर अगर डाउन हो गया तो उसकी कोई भी सर्विस नहीं चलेगी, गूगल ही बंद हो जाएगा। उसी तरीके से फेसबुक का सेंटर वाला सर्वर बंद हो गया, फेसबुक चलना बंद हो जाएगा, व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। इसी तरीके से सेंट्रलाइज अप्रोच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर वो सर्वर डाउन, सारी की सारी सर्विसेज डाउन। इसलिए जब सर्वर अप होगा तभी देखो अगली डायग्राम में मैंने सारे टिक लगाए हैं, सभी सर्विस तब चलेगी सेंटर वाला सर्वर अप है। अब नीचे है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मीनिंग ये है कि हर यूजर के पास सारा का सारा डाटा करंट पड़ा हुआ है। देखो सेंटर में ग्लोब है, ग्लोब टिक है, मीन ग्लोब तो कभी डाउन होगा नहीं। तो ग्लोबली जितने भी यूजर हर कंट्री में जुड़े हुए हैं सबके पास रिसेंट डाटा है, और उनमें से दो यूजर को हाईलाइट किया मैंने, एक एलाइस और एक बॉब। अगर एलाइस के पास जो डाटा है, एक फाइल पड़ी, देखो मैंने फाइल्स यहाँ पे बनाई हुई हैं। एलाइस अपनी फाइल में काम कर रही है, बॉब अपनी फाइल में काम कर रहा है, और दोनों जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो दोनों को दिख रहे हैं। इन दोनों को नहीं बल्कि पूरे ग्लोब में जितने भी यूजर्स सर्कल में मैंने बनाए हैं, जो मिलियंस ऑफ यूजर हो सकते हैं, बिलियंस ऑफ यूजर हो सकते हैं, तो सबको रिसेंटली डाटा, सबको करंट डाटा दिखता जा रहा है। सो दिस वे कि अगर एलिस या बॉब का सर्वर सिस्टम डाउन भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मिलियंस ऑफ लोगों के पास रिसेंट डाटा पड़ा हुआ है, वो उस डाटा के साथ काम करेंगे। हर एक के पास हमेशा ही अपडेटेड डाटा रहेगा। तो अगर हर एक के पास अपडेटेड डाटा रहेगा तो जितने मर्जी एक पूरा का पूरा देश भी बंद हो जाए, बाकी देश में डाटा पड़ा है, सारा का सारा बड़े आसानी से चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रल सर्वर है ही नहीं। अगर सेंट्रल सर्वर है ही नहीं, सबके पास करंट डाटा है, तो सबके बहुत अच्छे से काम होगा। इसी तरीके से सपोज करो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हज़ारों ब्रांचेस है, अगर उनकी मेन सर्वर वाली ब्रांच बंद हो जाती तो सारी के सारी ब्रांचेस में काम बंद हो जाता। पर अगर सभी के सभी ब्रांचेस के पास सारा का सारा डाटा पड़ा हुआ है तो मेन सर्वर बंद हो, एक सेंट्रल ब्रांच बंद होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सबके पास सारा ही डाटा पड़ा हुआ, वो अपने डाटा में एज इट इज़ चेंजेस करते जाएंगे, और वो चेंजेस हर एक ब्रांच में रिसेंटली अपडेट होते जाएंगे। अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो एक डिपेंडेंसी ऑन द मेन सर्वर वो बंद हो जाएगी, हमारा ज़्यादा गो लाइव डाटा रहेगा, हमेशा रिसेंट डाटा रहेगा। तो हमेशा जो हम यहाँ पे बोलेंगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वो बहुत हायर लेवल पे हम लेके जा सकते हैं। सो दिस इज अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम अप्रोच। अब हम बात करें कि ब्लॉकचेन फ्यूचर क्यों है। ब्लॉकचेन के बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इसलिए वो फ्यूचर सबसे पहली चीज़ उसमें ट्रांसपेरेंसी। हर ट्रांजैक्शन एक ट्रांसपेरेंट है, कोई फ्रॉड का स्कोप नहीं है। ट्रांसपेरेंट का मीनिंग जितनी भी ट्रांजैक्शन होती जा रही है हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि कितनी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, एक ब्लॉक में कितनी ट्रांजैक्शन लिखी गई हैं, कितनी अभी लिखने वाली हैं, और कौन से यूज़र की कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, कब कब हुई हैं, किस टाइम पे हुई हैं, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे कोई भी छुपाई हुई चीज़ नहीं है। अगर आपके पास कैश मनी है, और कैश मनी कई बार आपको इन्फ्लुएंसर को देनी पड़ती है अपना काम करवाने के लिए, और ये बिजनेसमैन उस को कहीं शो भी नहीं कर सकता,
उसको अपने एज ए एक्सपेंसिव उसको बताना पड़ेगा कि इतना ज़्यादा मैंने पेट्रोल डलवा लिया, कुछ भी एज ए एक्सपेंसिव वो आपका चला जाएगा। पर सपोज करो कैश है ही, सारी मनी ही डिजिटल है, हर चीज़ बैंक में रिकॉर्ड हो रही है, तो ऐसी फ्रॉड जो फ्रॉड वाले बंदे हैं बीच वाले, तो वो सारे के सारे पकड़े जाएंगे और वो आगे से पैसा भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनकी अपनी जॉब का यहाँ पे सवाल हो जाएगा। अब उसकी बात यहाँ पे करें कि एक आप वोट देने जा रहे हो किसी राजनेता को, अगर उसकी ट्रांजैक्शन आपके सामने ओपन है, मैं ऑनलाइन कहीं भी चेक कर सकता हूँ कि मेरे राजनेता का कौन कौन सा बैंक अकाउंट है और उसमें कितना रुपया पड़ा और उसमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इतनी अगर हम ट्रांसपेरेंसी लेवल पे आ जाएं तो हम एक अच्छे नेता को बड़े इजीली ढूंढ के हम उसको वोट कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा बेनिफिट ट्रांसपेरेंसी है। दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट अनचेंजेबल है। एक बार डाटा चला गया, ब्लॉक सेव हो गया, आप उस ब्लॉक को किसी भी हालत में आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको कुछ करना हो तो आपको एक नई ही ट्रांजैक्शन डालनी पड़ेगी, आप एग्जिस्टिंग ब्लॉक को चेंज नहीं कर सकते हो। इसका एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ा बेनिफिट है। इंडिया में ज़मीनों के बहुत सारे घोटाले होते हैं, तो अब गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा किया, सब कुछ डिजिटाइज कर रही है, किस कौन सी ज़मीन कहाँ पे है और किसके नाम पे है। ये सारी के सारी डिजिटल होने से काफ़ी सारे फ्रॉड यहाँ पे बच जाएंगे। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जिसको उस डेटाबेस की एक्सेस है वो वहाँ पे एंट्री डाल के किसी के भी पैसे लेके वो एंट्री को अपडेट कर सकता है। अभी एक चांस है कि जो जिस सिस्टम को हैंडल कर रहा है वो पुरानी एंट्री को डेटाबेस में जाके अपडेट कर सकता है। पर अगर वही एंट्री अगर ब्लॉकचेन में डल गई तो एक बार जो एंट्री डली है वो चेंज हो ही नहीं सकती। आप जितना मर्जी पिछले ब्लॉक में जाके एंट्री चेंज करने की कोशिश करें, कभी एंट्री चेंज नहीं होगी। अगर ये ज़मीन किसी दूसरे के नाम में जाएगी तो उसकी एक नई ट्रांजैक्शन डलेगी, विद डेट डलेगी, विद रीज़न डलेगी। तो इससे बहुत ये सारे के सारे जो बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं ज़मीन वाले, ये सॉल्व हो जाएंगे। और ये ज़मीन वाले नहीं, ऐसे बहुत अलग अलग एरिया में आप सोच सकते हो, यहाँ पे हम पुरानी एंट्री को किसी से पैसा देके चेंज करके बहुत बड़े बड़े यहाँ पे फ्रॉड हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा यहाँ पे हमारा सोसाइटी बहुत हम कहेंगे पोल्यूशन फ्री हो जाएगी। सिक्योर, ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा सिक्योर है। इसकी हर एक एंट्री जो है SHA-256 एक कंप्यूटर साइंस का बहुत एडवांस एल्गोरिदम है, उसके थ्रू एक एक चीज़ इनक्रिप्ट होती है। अगर उसको डिक्रिप्ट करना हो तो मीन्स कि 50-100 साल लग जाएंगे। कंप्यूटर लगातार एल्गोरिदम चलाता रहेगा, तब जाके कुछ क्रैक हो पाएगा। SHA-256 बहुत एडवांस लेवल की सिक्योरिटी है। तो ब्लॉकचेन की हर ट्रांजैक्शन हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी में है। और इन एडवांस अगर SHA-256 के ऊपर 5 मतलब कुछ और भी आ जाता है तो जो भी रिसेंटली एडवांस चीज़ होगी ब्लॉकचेन उसको अडॉप्ट कर लेगी। अब नेक्स्ट इसकी है फास्टर करेंसी एक्सचेंज ग्लोबली। इट मीन्स कि आपका एक फ्रेंड बैठा है USA में, वो आपको पैसा भेजना चाहता है। अभी क्या है कि वो आपको पैसा भेजने के लिए यूनियन मनी ट्रांसफ़र या मनीग्राम ऐसे किसी इंस्टीट्यूट के पास जाएगा, पैसा जमा करवाएगा, आपको रिसिप्ट भेजेगा। फिर वो आप उस कंपनी का ऑफिस ढूंढेंगे, वहाँ पे जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे और वो आपको चेक डिपो देंगे। फिर चेक आप अपने बैंक में लगाओगे और कुछ दिनों के बाद आपका कैश आएगा। जैसे 7-8 दिन का सारा प्रोसेस हो जाता है और काफ़ी हैक्टिक प्रोसेस है। आज के टाइम में सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो इतना टाइम किसी के पास है नहीं इधर उधर जाने का। तो ब्लॉकचेन क्या करेगा? ब्लॉकचेन क्या कहता है कि आप एक डिजिटल करेंसी को यूज़ करो। डिजिटल करेंसी मीन क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करो, चाहे वो बिटकॉइन है, चाहे वो इथेरियम है, कुछ भी है। अब जो आपका दोस्त USA या कनाडा बैठा वहाँ के डॉलर्स को क्या करेगा, वो वहाँ के डॉलर्स को अपने एक एप्लीकेशन वो भी जहाँ वो चलती है, उनके यहाँ चलती होगी, बिनांस चलती होगी या कोई भी उनके एप्लीकेशन चलती होगी, वो वहाँ से डॉलर्स उस एप्लीकेशन में डाल के एक क्रिप्टो करेंसी परचेज कर लेगा। फिर हर क्रिप्टो करेंसी का एक वैलेट होता है। आपके पास एक वैलेट होगा क्रिप्टो करेंसी का। अगर आपके पास बिटकॉइन, इथेरियम या USDT कुछ भी है, आपका एक वैलेट होगा। आप उस वैलेट का एक एड्रेस उसको दे दोगे, भैया कि ये मेरा एड्रेस है, आप इसमें अपने पैसे डाल दो। वो उसमें ट्रांसफ़र कर देगा इंस्टेंटली। वहाँ बैठे बैठे ही उसने 5 मिनट लगाए, बिना इसमें पैसे डाले और आपके वैलेट में डाल दिए। 5 मिनट में आपके वैलेट में पैसे आ गए और अगले 5 मिनट में आप उसको इनकैश करके बेच के इनकैश कर सकते हो 5-10 मिनट में। अगर इनकैश नहीं करना, आपको पता है कि यार 3-4 दिन में रेट बढ़ जाएगा USDT का, पड़े रहने दो, 4 दिन के बाद निकाल दो। जब रेट बढ़ा, जिस टाइम बढ़ा उस टाइम आपने उसको सेल आउट करके निकाल दिया। कितना बड़ा बेनिफिट हो गया। जितना पैसे उसने भेजा
ठीक है, आपने ये सिखा दिया भाई, जिस टाइम सबसे डाउन है उस समय तुम परचेज कर लेना और मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, और जब हाईएस्ट अमाउंट आ गई है तब आपने निकाल लिया। तो यहाँ पे करेंसी कन्वर्जन विद जो प्राइस डिफरेंस हुआ कम और ज़्यादा का, बहुत आपका यहाँ पे बेनिफिट होगा, और ये इंस्टेंटली हो रहा है सारा का सारा। और यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट जो इस समय है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इथेरियम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये सारा का सारा प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है। तो इसमें काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग, जैसे सॉलिडिटी और बहुत सारी यहाँ पे प्रोग्रामिंग होती है। तो उस प्रोग्रामिंग के थ्रू इथेरियम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाता है बिटवीन मल्टीपल पार्टीज़। आप सपोज करो आप एक सेलर हो, आपने एक कस्टमर को, जिसको आपको पता ही नहीं वो कस्टमर कैसा है, आपको वो उसको सामान बेचना है। अब कस्टमर ने एक कंडीशन रख दी कि सामान मेरे पास इस टाइम पे पहुंचेगा, इस क्वालिटी का पहुंचेगा, तब मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, उसके बाद पेमेंट करूंगा। आपने सामान उस ट्रस्ट पे भेजा, पर उसने क्या किया, सामान रख लिया पर पेमेंट ही नहीं करी, या ये कह दे भी सामान अब मुझे नहीं चाहिए, सॉरी मैंने गलती से ऑर्डर कर दिया था, अब सामान वापस ले जाओ। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इससे बिजनेस बहुत सफ़र करता है, हमारी सप्लाई चेन बहुत सफ़र करती है। अगर ये चीज़ें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होती तो कैसे होती? दोनों पार्टीज़ क्रिप्टो करेंसीज अपनी रखती, जिसने परचेज करना था उसने इथेरियम को क्रिप्टो करेंसी जमा करा दी जितने पैसे देने थे, विद सम एडिशनल फीस, जिसको इथेरियम गैस फीस बोलता है। तो विद इथेरियम गैस फीस जो कंट्रैक्ट की फीस होती है वो उसने जमा करवा दी, और साथ में उसमें कंडीशंस सारी की सारी प्रोग्रामिंग में लिख दी, अगर ये ऐसा होगा, अगर ये ऐसा होगा, अगर ये ऐसा होगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ट वर्क करके आईओटी डिवाइसेस के साथ। आईओटी डिवाइसेस होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपने देखा होगा हर चीज़ स्मार्ट डिवाइस बन रही है, इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है। आप घर के बाहर भी मोबाइल से एसी कनेक्ट करके एसी को ऑन कर सकते हैं। हर चीज़ के ऊपर सेंसर लगे हैं, सेंसर के साथ राउटर के साथ सारा का सारा डाटा आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि ये सारी के सारी सप्लाई चेन, ये ट्रक कहाँ पहुँचा, जियो लोकेशन में कहाँ पहुँचा, जब वो ट्रक उसकी लोकेशन पे पहुँच गया, जियो लोकेशन आ गई और सामान उठ के उसके अंदर चला गया, सब ऑटोमेटेड है। और उसी समय इथेरियम ने चेक किया अपनी कंडीशंस के साथ, आईओटी डिवाइसेस का डाटा लिया और आपके अकाउंट में पैसे जमा करा दी। बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं, सारा का सारा ऑटोमेटेड हो गया, फ्रॉड का चांस खत्म हो गया। दिस इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत एडवांस टॉपिक है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। तो मैं इन फ्यूचर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ सॉलिडिटी के ऊपर, जो इथेरियम की प्रोग्रामिंग है। तो उसमें हम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग कैसी होती है, क्योंकि इसमें इफ़ एल्स की जो कंडीशंस लगती हैं, अगर ये ऐसा है तो ये है, तो इफ़ एल्स कंडीशन में मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, एक एक चीज़ कैलकुलेट होकर उसकी गैस फीस बनती है। तो मुझे इथेरियम को वो गैस फीस अलग से देनी पड़ती है। तो हम वो कैसे कैलकुलेशंस होगी, वो सारा का सारा मैं, वो एडवांस टॉपिक हमारा प्रोग्रामिंग होगा, वो मैं इसमें कवर कर दूंगा। तो अब हम बात करें कि तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आखिर क्या सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में ही काम आएगा? नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस के अलावा एजुकेशन में भी काम आ सकते हैं। और ऐसा हर चीज़ जहाँ पे कोई चीज बंदा गारंटी ले रहा है कि अगर ये ऐसा हो तो ऐसा होगा, तो फिर पैसा ट्रांसफ़र होगा, जहाँ भी ये चीज़ की गारंटी होगी वह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके यहाँ पे काम आएगा। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं डाटा ब्लॉक होता क्या है। एक डाटा ब्लॉक में मल्टीपल ट्रांजैक्शन होती हैं, मेरे हो सकता है 5 ट्रांजैक्शन, 10 ट्रांजैक्शन, 15 ट्रांजैक्शन होती हैं। तो हर ब्लॉक का एक साइज़ होता है। बिटकॉइन 1 MB पे चलता था, फिर उसने 8 MB साइज इंक्रीज कर दिया ताकि एक ही ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन और क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में होंगी, एक ब्लॉक इकट्ठा माइन होता, सेव होता। तो जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन एट वन मोमेंट सेव होंगी, उतने ही फास्ट उस सिस्टम की प्रोसेसिंग होगी। तो एक ट्रांजैक्शन में होता क्या है, एक ट्रांजैक्शन में कितना अमाउंट है, कहाँ से आया, किसको गया, और टाइम स्टैम्प होती है। टाइम स्टैम्प का मीनिंग उसमें क्या टाइम लगा। फिर उसमें पब्लिक की होती है और डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। पब्लिक की और डिजिटल सिग्नेचर ये एक इनक्रिप्शन का एल्गोरिदम डिसाइड करता है। सो सारा का सारा डाटा पब्लिक की और डिजिटल सिग्नेचर से इनक्रिप्ट हो जाता है। मीन कोई ये नहीं देख सकता क्या अमाउंट लिखी है, किसने भेजा, क्या भेजा, सब इनक्रिप्टेड किया, सब
अजीब से वर्डिंग बन के दिखेगा माइनर को एक्चुअल डाटा नहीं पता, पर उसको वो डाटा वो अपने एल्गोरिदम में डाल के चेक करेगा क्या ये सारा का सारा डाटा जो इंक्रिप्टेड है वो सही है। इसके साथ एक भी बिट का इधर हेरफेर अगर होगा तो उसका जो सॉफ्टवेयर है वो कह देगा ये डाटा टेम्पर हुआ है, ये सेव नहीं हो सकता। तो टेम्पर डाटा चाहे एक बिट भी इधर उधर हुई है, टू में कुछ चेंज हो गया, फ्रॉम में चेंज हो गया, अमाउंट में चेंज हो गया, टाइम में चेंज हो गया, कहीं भी एक वर्ड भी कहीं इधर का उधर हो गया तो वो डाटा सेव नहीं होगा। और कभी भी हम इसको बोलते हैं मैलिशियस ट्रांजैक्शन यहाँ पे सेव नहीं होगी, फ्रॉड का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे इंक्रिप्शन बहुत हायर लेवल पे है। तो इस तरीके से एक ब्लॉक सेव हुआ, उसके बाद दूसरा ब्लॉक सेव हुआ, इस तरीके से मेरी पूरी चेन बनती है। इसको हम बोलते हैं चेन ऑफ डाटा ब्लॉक्स। तो ये डायग्राम में आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे, इस तरीके से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पूरी की पूरी चेन बन जाती है। अब हम बात करें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस समय है इसमें ब्लॉकचेन में, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइनिंग की। माइनिंग में जितनी एनर्जी लगती है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, वो सबसे ज़्यादा है। इवन इस डायग्राम में देखो, कॉपर में सबसे कम एनर्जी लग रही है और सबसे ज़्यादा एनर्जी बिटकॉइन में लग रही है। बिटकॉइन मीन्स अगर मैं सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज की बात करूं तो इनकी माइनिंग में जितना यूएसए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है, उसकी सारी की सारी इंडस्ट्री, उतनी ही पूरी दुनिया की माइनिंग इंडस्ट्री ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है। इसीलिए कई कंट्रीज में हमने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी के संकट आ गए हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इथेरियम ने एक नया वर्जन निकाला है, इथेरियम 2.0। तो 2.0 में उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए हैं। तो अब हम इथेरियम 2.0 को समझेंगे। इथेरियम 2.0 ये अभी लेटेस्ट इथेरियम का वर्जन आने वाला है, और इसमें जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे रिजॉल्व किया गया है। और सबसे मेन चीज़ जहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ये पावर की प्रॉब्लम मैंने अभी डिस्कस करी है, वो पावर की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर दी गई है। पहले होता क्या था कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क हर एक माइनर के सिस्टम में जाएगा, माइनर के पास इतना रिसोर्सेज होना चाहिए कि वो इतने बड़े नेटवर्क को अपने सिस्टम पे हैंडल कर सके। पर अब क्या किया इन्होंने कि वो इतना बड़ा जो नेटवर्क था उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जब वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो उसका एक यहाँ पे इन्होंने पहले तो टेक्निकल टर्म यूज़ किया उसको, कि जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में को स्प्लिट कर दिया है इतनी बड़ी चेन को, उसको उन्होंने नाम दिया शार्डिंग। जब शार्डिंग हुई तो लोकल चेन्स छोटी छोटी बन गई, कि यहाँ पे मुझे 10,000 ब्लॉक्स की चेन हर एक माइनर के पास जा रही थी, वहाँ 10,000 के बजाय 100-200 ब्लॉक्स ही दिखेंगे। अगर वो 100-200 ब्लॉक्स ही माइनर को दिख रहे हैं, मीन्स कि कितना डाटा रिड्यूस हो गया, डाटा ट्रांसफ़र रिड्यूस हो गया, उससे इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन काफ़ी कम हो गई। और शार्डिंग से क्या हुआ, शार्डिंग से जो है हमारी ये ओवरऑल जो स्पीड है वो भी बढ़ गई। मेरे पास माइनर्स छोटे नेटवर्क पे आ गए तो फटाफट डाटा माइन हो जाएगा, डाटा माइन होने से फटाफट हमारी मेरी प्रोसेसिंग भी हो जाएगी। तो इस समय जैसे क्रिप्टो करेंसीज बढ़ती जा रही हैं तो उससे ये हो जाएगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस माइनर्स सेव कर पाएंगे, वेरीफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए, तो इथेरियम 2.0 की हमें ज़रूरत क्यों है? सबसे पहली चीज़ सिंप्लिसिटी। अब जैसे जैसे चीज़ें पुरानी होती जाती हैं, डाटा बढ़ता जाता है, वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। तो उसके लिए नया वर्जन आया कि जो चीज़ें अब तक कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं उससे एफिशिएंसी कम हो गई है, तो कॉस्ट बचाने के लिए सिंप्लिसिटी लेके आए। दूसरा फेलियर रेजिस्टेंस, वही मैंने कहा शार्डिंग से क्या हुआ, चेन छोटी हो गई, तो छोटी चेन में फेलियर होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा डाटा नेटवर्क पे जाएगा नहीं। अगर ज़्यादा डाटा नेटवर्क पे जाएगा ही नहीं तो फेल होने के चांसेस उतने ज़्यादा कम हो जाएंगे। तीसरा कंपैटिबिलिटी विद क्वांटम हार्डवेयर। इस समय लेटेस्ट जो कंप्यूटर साइंस जो जा रही है, हमारी कंप्यूटिंग वो क्वांटम की तरफ जा रही है। तो अभी तक जो सुपर कंप्यूटर्स से भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी वाले हैं क्वांटम कंप्यूटर्स हैं। सो हमारा ह्यूमन ब्रेन को ये बोलते हैं कि हमारा ह्यूमन ब्रेन एक क्वांटम कंप्यूटर है। अगर ह्यूमन ब्रेन क्वांटम कंप्यूटर जितनी फास्ट एक ह्यूमन ब्रेन थिंकिंग कर सकता है, उसी लेवल पे अब कंप्यूटर को लेके जाने की कोशिश हो रही है बहुत एडवांस हार्डवेयर के थ्रू, दैट इज़ क्वांटम हार्डवेयर।
डिसेंट्रलाइज मैंने आपको पहले बताया, और 2.0 में डिसेंट्रलाइज को और ज़्यादा मैक्सिमाइज कर दिया गया, क्योंकि अब ब्लॉक्स भी छोटे छोटे, एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स एरिया में डिवाइड कर दिए गए, चेन छोटी हो गई, तो और ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे आ गई। और नो एंट्री प्राइस, जब इथेरियम में एट प्रेजेंट इथेरियम 1.0 चल रहा है या बिटकॉइन में, अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ तो इथेरियम में मुझे बहुत बड़ी गैस फीस लगभग $40 की देनी पड़ती है, और बिटकॉइन में भी प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है, और ये सारी की सारी फीस डाटा माइनर्स में जाके डिवाइड हो जाती है। तो अब क्या होगा, मेरा एंट्री पॉइंट जो होगा वो लो एंट्री प्राइस हो जाएगा। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी जैसे $40 है, वो $5 से $10 का ही सिर्फ एंट्री पॉइंट रहेगा। अगर इतना ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा तो हर कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोच सकेगा। तो ये इथेरियम 2.0 के यहाँ पे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके साथ और बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, पर जो सबसे मेजर बेनिफिट है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, जो इतने प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रिसिटी के देशों में चल रही है, अब ये है कि 2.0 आने से जो डाटा माइनर्स हैं, डाटा माइनर्स ख़त्म हो गए, उनका नाम इन्होंने चेंज कर दिया डाटा वैलिडेटर्स। अब उनको डाटा वैलिडेट करना है तो कोई हाई एंड कंप्यूटर की ज़रूरत ही नहीं है, वो मोबाइल से भी डाटा वैलिडेट कर सकते हैं, इतनी छोटी चेन हो जाएगी। मोबाइल पे भी आप इनके सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ओपन किया, हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ किया और चेक कर लिया और काम हो गया। तो बहुत ज़्यादा जो एनर्जी कंजप्शन में यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आईसीओ का। आईसीओ के कॉन्सेप्ट से क्या है, इसको हम बोलते हैं कि इट इज़ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। आपने सोचा होगा, देखा होगा, सुना भी होगा, अगर शेयर मार्केट से थोड़ा बहुत भी जानते हैं, कोई नई कंपनी अगर पब्लिकली शेयर निकालना चाहती है, वो चाहती है कि मैं पैसा इकट्ठा करूँ पब्लिक का, तो उसको सेबी के पास जाना पड़ता है। सेबी एक गवर्नमेंट ब्रांच है, वो कंपनी को एनालाइज करती है, कंपनी प्रॉफिट में है, अगर कंपनी प्रॉफिट में है पिछले 3 सालों से या 5 सालों से, कंपनी के प्रोजेक्ट सही हैं, फिर वो कंपनी को मीन्स परमिशन देती है कि आप एक अपना इतने रुपए का आईपीओ निकाल सकते हो, और उतने रुपए के आईपीओ में 10 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से उतने शेयर में वो डिवाइड कर देते हैं, और इनिशियल वैल्यू लगाते हैं, 100 रुपये का शेयर, 200 रुपये का शेयर, जो भी कंपनी को लगता है वैल्यूएशन में उतने का वो एक शेयर कंपनी निकाल देती है। सो दैट इज़ आईपीओ। बट आईपीओ में प्रॉब्लम ये है कि उसकी प्रोसेस लंबी होती है, कंपनी 3 साल से एग्जिस्ट करनी चाहिए, प्रॉफिट में होनी चाहिए, उनके पास ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए कि वो इन्फ्लुएंस कर सके सेबी को। अगर कंपनी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो कंपनी पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती। बट क्रिप्टो करेंसी एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई है, दैट इज़ आईसीओ, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। तो इसमें क्या होगा कि कोई रेगुलेटरी, कोई मिनिमम, बहुत मिनिमम कोई रेगुलेटरी होगी इसमें। कोई भी नई कंपनी है, उसके पास अच्छा प्रोजेक्ट है, उसको पैसा इकट्ठा करना है, वो क्या करेगी, एक क्रिप्टो करेंसी वाले प्लेटफॉर्म पे, ब्लॉकचेन वाले प्लेटफॉर्म पे एक आईसीओ लॉन्च कर देगी। अब आईसीओ में कोई वो अपने शेयर नहीं देगी, वो क्या करेगी, वो लोग उसको क्रिप्टो करेंसी में पे करेंगे, बिटकॉइन, इथेरियम या किसी भी क्रिप्टो में वो उसको पे कर सकते हैं। उसके बदले में उतने के वो कंपनी उसको कूपन देगी, कूपन या टोकन देगी, तो उस टोकन से इन फ्यूचर वो उस कंपनी का माल खरीद सकते हैं। तो ये एक बहुत बेनिफिट वाली चीज़ है, दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है। क्योंकि आईपीओ में अगर कंपनी लॉस में चली गई, शेयर प्राइस हाफ से भी कम हो जाते हैं कई बार, अगर हाफ से भी कम हो गए लोगों का पैसा डूब जाता है। और आईसीओ के केस में तो कंपनी ने उतने रुपए के उनको टोकन दे दिए, जो इन फ्यूचर वो कंपनी का सामान खरीद सकते हैं या उनकी सर्विस ले सकते हैं। तो ये दोनों एंड पे एक विन विन सिचुएशन है, कंपनी के पास पैसा भी आ गया और फ्यूचर के कस्टमर भी बन गए, और कस्टमर भी, मैंने जितना पैसा लगाया उतने मेरे पास टोकन पड़े, इन फ्यूचर मैं उनका इनकैश कर सकता हूँ। तो ये दोनों की तरफ से ओपन है। और दूसरी चीज़, आईपीओ किसी एक कंट्री स्पेसिफिक होता है, जो आईसीओ है, क्योंकि अब आईसीओ ब्लॉकचेन पे आ गया है, तो ये हर एक को पूरे ग्लोबली ये अवेलेबल होगा। तो इससे कंपनीज इजीली अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज पूरे ग्लोब में बेच सकती है और पूरे ग्लोबली लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। आई होप आपको मेरा ये ट्रेनिंग सेशन अच्छा लगा होगा। तो मैंने कोशिश करी है ब्लॉकचेन कंसेप्ट बहुत डिटेल में समझा सकूं आपको, और इन समरी में अब इतना ही बताऊंगा कि ब्लॉकचेन कंसेप्ट बहुत अच्छा है,
डाटा इम्यूटेबल है, ब्लॉक्स में लिखा जाता है, एक बार डाटा सेव हो गया वो कभी चेंज नहीं हो सकता है, कुछ भी कर लो। फर्दर ट्रांजैक्शन सारी की सारी फुली सिक्योर्ड है, पूरी ग्लोबली क्रिप्टो करेंसी चलती है, लोग अपने पैसे इसमें डाल के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसे लोगों को बड़ी इजीली यहाँ पे दे सकते हैं। और इसका स्कोप बहुत बढ़िया स्कोप है, फ्रॉड के चांसेस लगभग लगभग ख़त्म हो जाएंगे। अगर हमारी हिस्ट्री भी सारी की सारी हिस्ट्री ब्लॉकचेन पे आ जाए तो पुराना डाटा किसी भी तरीके से कोई हमारी हिस्ट्री भी टैंपर नहीं कर सकता। अदरवाइज़ आपने देखा बहुत पुरानी चीज़ें भी टैंपर होकर हमें पता चल रही है, हमें पता ही नहीं कि असलियत है क्या रही है हिस्ट्री में। तो ऐसी बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, बहुत जगह पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ कंपनीज क्या कहती हैं कि मुझे पब्लिकली ब्लॉकचेन नहीं चाहिए, वो अपनी प्राइवेट, बहुत बड़ी कंपनी अपनी प्राइवेट ब्लॉकचेन वो बनाना चाहती हैं। तो इसके लिए हमारे पास एज ए डेवलपर हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिससे हम इनकी प्राइवेट ब्लॉकचेन बना सकते हैं। हमारे पास ईथर में कुछ सॉलिडिफाई प्रोग्रामिंग यूज़ होती है, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं आजकल। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे वेब 3.0 एक नई टेक्नोलॉजी आई है, वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको ब्लॉकचेन को। उसी तरह से अगर आप डॉटनेट के पर्सन है तो एन इथरनेट करके एन इथेरियम करके यहाँ पे टूल्स अवेलेबल हैं। तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। जावा से, डॉटनेट से हैं, अगर आप जावा डॉटनेट से भी इंडिपेंडेंट है, इवन सिर्फ जावास्क्रिप्ट से ही सारी की सारी हम इसकी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। सो थैंक यू। मैं इन फ्यूचर कोशिश करूँगा कि प्रोग्रामिंग के वीडियोस, ब्लॉकचेन के प्रोग्रामिंग के वीडियोस भी आपके लिए मैं डाल सकूँ।